नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में काव्य हेतु पे। इसके पहले का जो वीडियो है जो भारतीय काव्य शास्त्र पे था, उसमें हम लोगों ने बात किया था काव्य लक्षण पे, जिसमें काव्य लक्षण पे बातचीत करते हुए हम लोग बात किए थे कि विद्वानों ने काव्य लक्षण 3 आधारों पे निर्धारित किया था। शब्द के आधार पे, शब्द और अर्थ के आधार पे, रस और ध्वनि के आधार पे। और उसमें बातचीत हम लोगों ने किया था कि किन किन विद्वानों ने शब्द और अर्थ के आधार पे काव्य लक्षण निर्धारित किए हैं, किन किन विद्वानों ने शब्द के आधार पे काव्य लक्षण निर्धारित किए हैं, और कौन सा विद्वान ने रस और ध्वनि के आधार पे काव्य लक्षण को निर्धारित किया है। और उसी क्रम में हम लोगों ने बात किया था कि संस्कृत काव्य शास्त्र के जितने भी विद्वान हैं उनका क्या मत था काव्य लक्षण के बारे में, और अपना मध्यकालीन हिंदी कवि जो थे उन लोगों का क्या मत था इसके बारे में। जैसे चिंतामणि, कुलपति मिश्र, केशव दास, सुरति मिश्र के बारे में बात किया था हम लोगों ने, देव के बारे में बात किया था, सोमनाथ के बारे में बात किया था, भिखारी दास के बारे में बातचीत की थी हम लोगों ने। और उसके बाद आधुनिक हिंदी कवियों का क्या मत है काव्य लक्षण के बारे में, तो उस पर भी बातचीत करने के दरमियान हम लोगों ने बातचीत किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी पे, रामचंद्र शुक्ल पे, नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद इत्यादि आधुनिक कवियों के का जो मत था काव्य लक्षण के बारे में, उस पर बातचीत की थी। और उसके बारे में आगे बातचीत करते हुए इसके पिछले वीडियो में बातचीत किया था हम लोगों ने पाश्चात्य विद्वानों का क्या मत था काव्य लक्षण के बारे में, तो उस पर भी हम लोगों ने बातचीत की थी, जिसमें बातचीत करने के दरमियान वर्थवर्थ, कार्लसन, एडगर एलन पो, विल्सन, शेली, कॉलरिज, हडसन इत्यादि पे बातचीत किया था। इसमें बातचीत करेंगे काव्य हेतु पे। तो शुरू किया जाता है इसको। हेतु का मतलब होता है कारण। काव्य हेतु का अर्थ है वह साधन या तत्व जिससे काव्य का सृजन होता है। वस्तुतः वे साधन जो कवि को काव्य सृजन में सक्षम बनाते हैं काव्य हेतु कहलाते हैं। वैसे कारण, वैसा तत्व जिससे कवि काव्य सृजन करता है, उसमें काव्य सृजन करने के लिए सक्षम होता है, उसी को हेतु कहा जा सकता है। अर्थात काव्य के वे कारण जिससे रचना संभव हो पाती है वह काव्य हेतु कहलाता है। कवि के काव्य निर्माण में सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधन को काव्य हेतु अथवा काव्य का कारण कहा जाता है। ठीक है, कवि को काव्य निर्माण में समर्थ जो उत्पन्न करता है उसी को काव्य हेतु कहा जा सकता है। काव्य हेतु को काव्य के उत्पत्ति के कारण के रूप में समझा जाना चाहिए। काव्य हेतु को काव्य की उत्पत्ति का कारण के रूप में समझा जाना चाहिए, क्योंकि काव्य की उत्पत्ति तभी होगी जब उसका काव्य हेतु काव्य रचने का कारण होगा, प्रयोजन होगा, तभी काव्य की रचना हो सकती है। बाबू गुलाब राय ने कहा है कि हेतु का अभिप्राय उस साधनों से है जो कवि के काव्य रचना में सहायक होते हैं। बाबू गुलाब राय ने कहा कि काव्य हेतु का अभिप्राय उन सभी साधनों से है जो कवि को काव्य रचना, काव्य सृजन में सहायता प्रदान करते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुसार काव्य हेतु। संस्कृत काव्यशास्त्री भामह ने काव्य हेतु प्रतिभा को माना है। भामह ने कहा है कि जिस कवि के पास प्रतिभा होगी वो काव्य हेतु प्रतिभा है, जो कवि के में प्रतिभा होगा वो काव्य रचना कर सकता है। दंडी ने माना है कि प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास काव्य हेतु तीनों को माना है कि काव्य रचना के लिए आपके पास प्रतिभा भी होना चाहिए, शास्त्र ज्ञान भी होना चाहिए और अभ्यास भी होना चाहिए। रुद्रट ने शक्ति को माना है व्युत्पत्ति और अभ्यास को। रुद्रट ने कहा कि काव्य रचना के लिए, काव्य सृजन के लिए शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों होना चाहिए। कंतुक ने शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु माना है। वामन ने लोक व्यवहार, विद्या, प्रकीर्ण को काव्य हेतु माना है। जयदेव ने व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। जयदेव ने अभ्यास सहित प्रतिभा को और व्युत्पत्ति को काव्य हेतु माना है। मम्मट ने शक्ति, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास का समावेश को काव्य हेतु माना है, और तीनों मिलकर काव्य हेतु बनते हैं, पृथक पृथक नहीं। मम्मट ने कहा कि शक्ति, प्रतिभा और व्युत्पत्ति
और अभ्यास का समन्वय ही काव्य हेतु है। और शक्ति, प्रतिभा और व्युत्पत्ति तीनों मिलकर ही काव्य हेतु बनाते हैं, ये लोग अलग अलग नहीं कर सकते। हेमचंद ने कहा कि प्रतिभा काव्य हेतु है, व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के संस्कारक हैं। हेमचंद के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा तो है, लेकिन व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के संस्कारक हैं। अगर व्युत्पत्ति और अभ्यास न किया जा सके तो फिर प्रतिभा का जन्म नहीं होगा, और जब प्रतिभा नहीं होगा तो फिर काव्य हेतु नहीं हो सकता है, काव्य सृजन का कारण नहीं हो सकता है प्रतिभा। तो ये कहने का मतलब है हेमचंद का। जगन्नाथ ने कहा कि काव्य के कारण केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा है, व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के हेतु हैं। काव्य सृजन जो है वो कवि अपने प्रतिभा के दम पे करता है, और व्युत्पत्ति और प्रतिभा अभ्यास प्रतिभा के हेतु हैं, ये कहना है जगन्नाथ का। अब काव्य हेतु पे बात करते हैं कि कौन कौन सा काव्य हेतु है। तो सबसे पहले सभी उपयुक्त सभी विद्वानों ने एक शब्द कॉमन रखा जो है प्रतिभा। तो प्रतिभा पे बातचीत करते हैं। प्रतिभा का सबसे बड़ा कारण, काव्य का सबसे बड़ा कारण प्रतिभा है, जिसे वामन ने जन्मांतर से प्राप्त संस्कार कहा है। आचार्य वामन जो थे संस्कृत काव्य शास्त्र के, उन्होंने कहा कि प्रतिभा जन्मांतर से प्राप्त संस्कार है और काव्य के सबसे बड़ा हेतु है। मम्मट ने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य मम्मट, संस्कृत काव्य शास्त्री आचार्य मम्मट ने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। जहाँ भी शक्ति शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है वहाँ पे प्रतिभा से समझना चाहिए उसका मतलब। राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं, ये महत्वपूर्ण है। इन्होंने राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद करते हुए पहला भेद बताया है कार्यित्री प्रतिभा। कार्यित्री प्रतिभा वह है जो कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा है। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला सहजा, जो जन्मजात व ईश्वर प्रदत्त होती है। आहार्या, इसका विकास शास्त्राध्ययन और अभ्यास द्वारा किया जा सकता है। और औपदेशिकी, यह तंत्र मंत्र इत्यादि साधनों से उत्पन्न किया जाता है। देखिए, राजशेखर ने प्रतिभा को दो भेद किए। पहला कार्यित्री, और कार्यित्री में भी तीन भेद हो गया। सहजा, जो जन्मजात ईश्वर द्वारा जन्मजात होता है या फिर ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है। दूसरा आहार्य, जिसका विकास शास्त्राध्ययन और अभ्यास द्वारा किया जाता है। और तीसरा औपदेशिकी, जिसका विकास तंत्र मंत्र इत्यादि साधनों से उत्पन्न किया जाता है। और राजशेखर ने प्रतिभा के भेद करते हुए दूसरा भेद बताया है भावित्री को, जो सहृदय यानी कि भावक काव्य का अधिकारी पाठक। इसका पाठक से रिलेट करते हैं इसको, कि अगर पाठक जो है वो भावक है, काव्य का अधिकारी है, तो उसका उपकार करने वाली होती है जो प्रतिभा भावित्री प्रतिभा होती है। वहीं पे रुद्रट ने भी काव्य के प्रतिभा को दो भेद माने हैं। पहला सहजा, यह स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। और दूसरा उत्पाद्या, अन्य साधनों यथाशास्त्राध्ययन, अभ्यास, सत्संग इत्यादि से उत्पन्न होती है। इनका भी कहने का कहीं ना कहीं वही मतलब था कि सहजा जो है वो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है या जन्मजात होती है। यहाँ पे राजशेखर ने इसे जन्मजात माना है, और वहीं पे रुद्रट ने इसे सहजा को स्वाभाविक रूप से उत्पन्न माना है। इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। व्युत्पत्ति, काव्य का दूसरा लक्षण जो है वो व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति जो है, व्युत्पत्ति का अर्थ है प्रगाढ़ पांडित्य, बहुज्ञता अथवा ज्ञान। भामह ने, देखिए भामह का क्या विचार है। भामह इनके अनुसार छंद, व्याकरण, कला, लोक स्थिति तथा पदार्थ के ज्ञान से प्राप्त युक्ताशुक्त विवेक व्युत्पत्ति है। भामह ने कहा कि छंद, व्याकरण, कला, लोक स्थिति तथा पदार्थों के ज्ञान से प्राप्त युक्ताशुक्त विवेक ही व्युत्पत्ति है। राजशेखर ने कहा कि उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। सभी आचार्यों ने व्युत्पत्ति को प्रतिभा का संस्कारक माना है। जितने भी आचार्य थे उपर्युक्त, उन सभी ने व्युत्पत्ति को प्रतिभा का संस्कारक माना है। व्युत्पत्ति जो है वही प्रतिभा में संस्कार भरता है। तीसरा काव्य हेतु जो हम लोगों ने ऊपर बातचीत किया था, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, तो तीसरा है अभ्यास। अभ्यास जो है वो, उसका मतलब है निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयास। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, अगर वो चीज़ हमें याद नहीं हो रहा है तो निरंतर उसको देखते हैं, निरंतर उसको प्रयास करते हैं आगे करने का, तो वो हो गया निरंतर अभ्यास ही, अभ्यास से उसे रिलेट करते हैं।
राजशेखर ने कहा कि इन्होंने निरंतर प्रयास करने को अभ्यास कहा है। राजशेखर निरंतर प्रयास करने को ही अभ्यास मानते हैं। निरंतर प्रयास से कवि में अभिव्यंजना, भावाभिव्यक्ति में अधिक प्रांजलता, माधुर्य इत्यादि का संचार होता है। अगर कोई कवि है वो अत्यधिक अभ्यास करता है, डेली वो अपनी कविताएं लिखने का प्रयास करता है, तो उसके शब्दों में, उसके भावों में, उसके उस कविता के रस, छंद, अलंकार इत्यादि सभी में अधिक से अधिक प्रांजलता और माधुर्यता इत्यादि का समावेश होगा ही। आगे सभी आचार्यों ने अभ्यास को प्रतिभा का पोषक तत्व माना है। अभ्यास के बिना प्रतिभाएं कुंठित होकर नष्ट हो जाती हैं। सबसे अधिक ज़रूरत होता है किसी चीज़ का तो अभ्यास है, क्योंकि अभ्यास अगर नहीं करे, कितना भी प्रतिभावान कोई हो और अभ्यास न करे किसी चीज़ का, तो वो प्रतिभा जो है वो कुंठित हो जाती है। अगर सचिन तेंदुलकर अगर बल्लेबाजी कर रहे हों और बहुत महान बल्लेबाज हैं, धोनी बहुत बढ़िया विकेट कीपर है, लेकिन अगर वो डेली अभ्यास न करे मैदान में जा कर के, तो वो जिस प्रकार से अभ्यास करने के बाद मैदान में जा कर के 100% अपना परफॉर्मेंस देता है, वो फिर नहीं दे पाएगा और उसकी प्रतिभा कुंठित हो जाएगी। तो सबसे अधिक ज़रूरत होता है किसी चीज़ का तो वो है अभ्यास। आगे देखते हैं, विभिन्न विद्वानों की दृष्टि में काव्य हेतु। प्रतिभा को अनिवार्य मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? काव्य के लिए प्रतिभा को सबसे अधिक महत्व देने वाले विद्वान हैं भामह, वामन, आनंदवर्धन, मम्मट, रुद्रट, जयदेव। वहीं व्युत्पत्ति, अभ्यास, प्रतिभा को तीनों को आवश्यक मानने वाले विद्वान हैं तो आनंदवर्धन, मम्मट, दंडी, रुद्रट, जयदेव। और प्रतिभा काव्य का हेतु है, वह व्युत्पत्ति, अभ्यास, प्रतिभा का हेतु है। ये मानने वाले विद्वान हैं हेमचंद्र, वाग्भट्ट द्वितीय और जगन्नाथ। और प्रतिभा के अभाव में भी काव्य सृजन हो सकता है, ऐसा मानना है दंडी का। तो ये चीज़ है जिसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और हिंदी के विद्वानों का मत क्या है इसमें? तो सबसे पहले कुलपति मिश्र का वो देखिए, इन्होंने रस रहस्य में लिखा है कि कवित्व का कारण कहीं शक्ति, कहीं व्युत्पत्ति तो कहीं अभ्यास, कहीं तीनों है। कवित्व जो है, कविता के लिए कहीं शक्ति की भी ज़रूरत है, कहीं व्युत्पत्ति की भी ज़रूरत है, कहीं अभ्यास की भी ज़रूरत है और कहीं कहीं तो तीनों की ज़रूरत हो जाती है। तो ऐसा मानना है किनका? कुलपति का, कुलपति मिश्र का। दूसरे हैं भिखारी दास। भिखारी दास ने कहा है कि शक्ति को जन्मजात मानते हुए तीनों काव्य हेतु को स्वीकार किया है। इन्होंने शक्ति को जन्मजात तो माना है, लेकिन प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति तीनों को स्वीकार किया है। श्रीपति ने काव्य के 6 गुण माने हैं। काव्य सरोज में कहा है कि शक्ति, निपुणता, लोकमत, विपत्ति, अभ्यास, अरू प्रतिभा ते होते हैं ताको ललित प्रकाश। इन्होंने 6 काव्य हेतु माने हैं। ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इन्होंने प्रतिभा को काव्य का मुख्य हेतु मानते हुए व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी महत्व दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रतिभा को तो काव्य के मुख्य हेतु मानते हैं, लेकिन व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी महत्व देते हैं, उससे इनकार नहीं करते हैं। ये भी चीज़ ध्यान में रखना है। शुक्ल जी ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया कहा है। शुक्ल जी ने प्रतिभा को क्या कहा है? अंतःकरण की उद्भावित क्रिया। आगे देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। कवि के लिए जिस बात की सबसे अधिक ज़रूरत होती है वह प्रतिभा है। जिस कवि को मनोविकारों व प्रकृति का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता वह कदापि अच्छा कवि नहीं हो सकता। इनका अलग राग है और इन्होंने प्रतिभा को सबसे अधिक महत्व दिया है। और जिन कवि में मनोविकारों व प्रकृति का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता वो अच्छा कवि कभी नहीं हो सकता। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का विचार है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि इन्होंने प्रतिभा को अधिक महत्व दिया है। इन्होंने प्रतिभा को चेतना माना है और यह कहा है कि चेतना, अनुभूति, चिंतन, विचार, संकल्प आदि, कल्पना इत्यादि क्रियाएं संपादित होती है। इन्होंने भी प्रतिभा को ही महत्व दिया है। अब पाश्चात्य विचारकों के मत को देखेंगे कि इन्होंने प्रतिभा काव्य हेतु के बारे में क्या कहा है। प्लेटो को देखते हैं। प्लेटो प्रेरणा के अभाव में कोई स्फुरन संभव नहीं है।
प्लेटो ने प्रेरणा को माना है कि प्रेरणा अगर नहीं होगा तो काव्य को लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी भी विषय पे लिखने के लिए अंदर से प्रेरणा आती है तभी लिखा जा सकता है। पढ़ने के लिए अंदर से प्रेरणा आएगी तभी पढ़ा जा सकता है। खेलने के लिए अंदर से प्रेरणा आएगी तभी खेला जा सकता है। तो प्रेरणा को इन्होंने महत्व दिया है। अरस्तु हैं तो अरस्तु ने प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने कहा है कि प्रतिभा जन्मजात होती है। अरस्तु का मानना है कि प्रतिभा जन्मजात होती है। हॉरेंस ने इन्होंने प्रतिभा को के साथ साथ अभ्यास को भी महत्व दिया है। हॉरेंस ने प्रतिभा के साथ साथ अभ्यास को भी महत्व दिया है। इन्होंने काव्य के लिए प्रतिभा को तो अनिवार्य तत्व माना ही है, लेकिन अभ्यास को भी कम अनिवार्य तत्व नहीं माना है, क्योंकि अभ्यास जब नहीं होगा तो प्रतिभा कुंठित हो जाएगी। क्रोचे को देखते हैं तो इन्होंने प्रतिभा और अभ्यास को विशेष महत्व दिया है। क्रोचे ने भी प्रतिभा और अभ्यास को विशेष महत्व देने का प्रयास किया है। जॉनसन इन्होंने काव्य के 3 हेतु माने हैं। पहला है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो ये था हमारा काव्य हेतु। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था काव्य लक्षण पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। यदि संभव हो तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा। हमारा प्रयास है काव्य शास्त्र को, भारतीय काव्य शास्त्र या पाश्चात्य काव्य शास्त्र, दोनों को यूट्यूब के माध्यम से आप सभी के पास पहुँचाएँ। और क्योंकि बहुत कम यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे इस तरह की बातें हैं, कहीं है तो आधा अधूरा करके छोड़ा हुआ है, तो मेरा प्रयास है कि उसको पूरा कराया जाए, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे जैसे छात्र जो जिनको ज़रूरत होती है, तो उनको सुलभ हो जाए उनके लिए। और अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे काव्य। पिछले वीडियो में बातचीत किया था काव्य लक्षण पे, काव्य हेतु पे। अगले वीडियो में काव्य के लिए क्या प्रयोजन है और बहुत सारे चीज़ हैं जिस पे काव्य शास्त्र में बहुत सारी टॉपिक है, उस पर बातचीत करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये प्रयास हमारा अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई मित्र दोस्त यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है या हिंदी साहित्य से जुड़े हुए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का, तो उस तक शेयर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।